जैसे कृष्ण ने कहा कि ये धर्म युद्ध है, इस युद्ध के अंदर कोई जो है तटस्थ नहीं रह सकता है। तो जो हमारे कांग्रेस के हम लोग हैं, हमको तटस्थ नहीं रहना है, हमको इस धर्म युद्ध के अंदर अपनी अपनी भूमिका अदा करनी है और उसके लिए सबको तैयार रहना है। जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी तो कश्मीर में जब हालात बिगड़े तो उस पर एज लीडर अपोजिशन जो राजीव जी का भाषण था, और उस भाषण के बाद जो भाव भंगिमा, जो चेहरा, जो बेचैनी उस समय बीपी सिंह जी के चेहरे में थी, ठीक वही बेचैनी जब राहुल जी बोल रहे थे तो मोदी जी और सत्तारूढ़ दल के चेहरे पर भी थी। मैं महाराष्ट्र की हार को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। ऐसा लगता है कि उसमें रेफरी ही जब विकेट गुल्ली सब लेकर के चल देगा, वही कुछ ऐसा तय कर लेगा। तो जिस तरीके से वहाँ बोर्ड जुड़े हैं, जिस प्रकार से सब कुछ हुआ है, तो वहाँ की हार का तो गहराई से लोकतांत्रिक विश्लेषण होना आवश्यक है। कांग्रेस का जो पूरा इतिहास रहा है वो इस तरीके से आइडियोलॉजिकली उस तरीके का की चार्ज पार्टी नहीं होती थी जिस तरीके से बीजेपी हुआ या मान लीजिए वामपंथ हुए। तो अब ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जिस तरीके से जो स्टेटमेंट्स निकल रहे हैं कि हम लोग को आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड काडर की जरूरत है। हम गंगा के साथ चलते हुए जो गंगा के सोच का दुरुपयोग करते हैं, हम उनका विरोध करेंगे। गंगा के पानी का यहाँ पर एक आदमी आचमन करता है, नीचे एक आदमी वजू करता है। नमस्कार, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि देश की मुख्य विपक्ष की जो पार्टी है कांग्रेस, वो अभी हाल ही में बहुत सारे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस किए, अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने इंचार्जेस नए बनाए और बहुत सारी लीडरशिप चेंज के प्रोसेस में अभी भी हैं वो लोग। और साथ में ये भी ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जो चुनावी हार हुए उसके एवज में ये एक हाई टाइम है कि कांग्रेस ये सारे अपने जो उदयपुर डिक्लेरेशन में जो उन्होंने जिस तरीके से जो संकल्प लिए थे कि नीचे से लेकर ऊपर तक एक ऑर्गेनाइजेशनल काडर बनाएंगे, जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेलगाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी बताया था, उसको किस तरीके से उनको यूज करके कांग्रेस की जो संगठन है उसको मजबूती की तरफ ले जाने के लिए, उसको मजबूत करने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है। और इन्हीं सारे सिलसिलों में हम आज बात करेंगे और देश की राजनीति के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बातचीत से जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल ही यही रहेगा कि आप ये जो कांग्रेस की जो सांगठनिक जो चेंजेस हो रही है, लीडरशिप जो चेंजेस हो रहे हैं, उसका कैसा आंकलन कर रहे हैं अभी? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें मैं समझता हूँ निरंतरता बनी रहनी चाहिए कि आप कुछ लोगों को दायित्व तो दूसरी जगह देते हैं, कभी आप काम और लेते हैं, जिस तरीके की जिस पर समय उपयोगिता होती है, जिस समय जिस प्रकार की चुनौती होती है, जिस प्रकार की आप महसूस करते हैं कि भाई यहाँ ये व्यक्ति फिट हो सकता है, तो वो पार्टी अध्यक्ष या पार्टी लीडरशिप बराबर वो चेंजेस करती रहती है। तो ये जो इस समय की भी चेंजेस हैं, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो सर, ये उसी क्या है, प्रक्रिया ये का हिस्सा है। इसको हम रूटीन चेंजेस माने? क्योंकि खास करके बेलगाम का जो वर्किंग कमेटी है उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक तरीके से बड़ा क्लियर इंडिकेशन दिया था कि जो स्टेट की लीडरशिप्स है या जो इंचार्जेस है उनको अब अकाउंटेबल ठहराएंगे। और इस बार का जो है ये रूटीन प्रक्रिया आपको लग रहा है या फिर काम करने का कोई प्रेशर होगा इन पर? प्रेशर निश्चित तौर पर होगा, प्रेशर पहले भी रहता था जी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जब ये कहा है कि अब जिन लोगों को दायित्व सौंपा जाएगा उनसे जो है आउटपुट के लिए वो जिम्मेदार होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का क्या प्रोसेस है जो कांग्रेस में? अकाउंटेबिलिटी का जो फैक्टर है, जी। आपने किस तरीके से संगठन रखा है,
किस प्रकार की चुनौतियां थी, उसमें किस प्रकार से आपने काम किया है और उसका आउटपुट क्या रहा है। ये इलेक्टोरल चुनाव के अंदर जी किस प्रकार से पार्टी ने परफॉर्म किया है, वो सबसे बड़ा आईना होता है। तो ये, और किन हालात में थे, किन हालात में आपने ये आउटपुट दिया है। मान लिया किसी राज्य के अंदर स्थिति बहुत खराब है, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार है, वहां की चुनौती को उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या पंजाब की चुनौती को, उसके आउटपुट को वहां की संगठनात्मक स्थिति के आलोक में देखा जाएगा, उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। और मगर कांग्रेस प्रेसिडेंट से ये बात आना कि अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, वो देखी जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, ये एक बड़ा संकेत है, ये बड़ा संकेत है। दूसरा जो आपने कहा कि जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस में एक बात और दिखाई दी है, कुछ यंगर जनरेशन के लोग और वीकर या बैकवर्ड क्लासेस से दूसरे ऐसे क्लासेस के लोगों को आगे लाने का प्रयास किया गया है। जी, उदयपुर डिक्लेरेशन में भी ये संकल्प लिया गया था कि जो ओबीसी और दलित और जो आदिवासी समुदाय से नीचे से लेकर ऊपर तक उनमें उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। पार्टी के अंदर उदयपुर के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज केवल टॉप में ही नहीं, बल्कि वर्किंग कमेटी के लेवल पर और दूसरे लेवल पर भी जो है, हमने उस संकल्प के अनुरूप पार्टी के स्ट्रक्चर को खड़ा किया है, और अलग अलग वर्गों को, जिसमें मोस्टली बैकवर्ड क्लासेस और एससी के लोगों को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। प्रतिनिधित्व पहले की तुलना में बड़ा है। जी, इसी से सर दो सवाल निकल कर आ रहे हैं। एक तो यह है कि कांग्रेस का जो पूरा इतिहास रहा है, वो इस तरीके से आइडियोलॉजिकली उस तरीके का की चार्ज पार्टी नहीं होती थी, जिस तरीके से बीजेपी हुआ या मान लीजिए वामपंथ हुए। तो अब ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जिस तरीके से जो स्टेटमेंट्स निकल रहे हैं कि हम लोग को आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड काडर की जरूरत है, तो एक कांग्रेस के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, एक क्या उसके कैरेक्टर में एक तरीके से आजकल के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कुछ आज की चुनौती के आलोक में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा है, वो एक महत्वपूर्ण संकेत है, और उस दिशा में हमको काम करना चाहिए। वैसे भी जब हमने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, तो उस समय कांग्रेस 3 फैक्टर्स काम करते थे। एक तो लीडरशिप, चाहे नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, वो भी एक बड़ा फैक्टर होता था कि लीडर कौन है उसके चारों तरफ। दूसरा जो है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना पड़ता था, रचनात्मक कार्यकर्ता। कांग्रेस सबसे रचनात्मक कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी जमात होती थी। आप ये लगा लीजिए कि श्रमदान कांग्रेस के कैडर के लिए इंटीग्रल पार्ट था। लोग कंधे में झोला डाल करके चंदा मांगते थे लोगों से, और स्कूलों संस्थाओं को खड़ा करने का काम करते थे। कतवा काटना एक बड़ी जमात थी, जो लोग जो है वो सूत काटते रहते थे, और वो लोग जुड़े रहते थे, और उससे लोगों को आजीविका उपार्जन के साथ जोड़ने का काम करते थे। तो कांग्रेस लीडर ओरिएंटेड के साथ साथ जो है, रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक बड़ा भारी बैकअप था, और आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने हमेशा काम किया। बल्कि सेवा दल तो उसका, सेवा दल के बारे में भी बात की जा रही है आजकल कि उसको फिर से एक तरीके से, जब दूसरे लोग ट्रेनिंग नहीं करते थे जी, उस समय कांग्रेस ट्रेनिंग करती थी, और सेवा दल ट्रेनिंग का फॉर्म सेवा दल से निकल करके आते थे लोग। और तो एक बड़ी जमात कांग्रेस के अंदर रही है जो सेवा दल से निकल करके आई है। स्टेट कैंप, नेशनल कैंप 18-18, 20-20 दिन के होते थे, और राजीव जी ने तो ट्रेनिंग को और बड़ा भारी फोकस दिए। उन्होंने जो आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म था कांग्रेस का, उसको और वाइडन करने का काम किया। तो हमको एक तरफ लीडरशिप ओरिएंटेड, मान लिया संजय जी आए,
राजीव जी आए, राहुल जी आए, तो युवाओं की एक बड़ी जमात कांग्रेस के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ी। जुड़ी। उसी तरीके से स्टेट्स के अंदर कोई प्रभावशाली नेता हुआ तो उसने कुछ नए लोगों को ला करके पार्टी के साथ जोड़ा, तो नया इनपुट मिलता रहता था। तो हमको देखिए, हमको ये अपना जो स्वाभाविक फैक्टर है उसके चारों तरफ काम करना चाहिए। तो पिछले हमको 10-12 सालों में सर हमको चूक कहाँ हुई? लीडरशिप रचना के लेवल पे हुई या रचनात्मक कार्य के रूप में हुई? पांचसूत्री कार्यक्रम जो संजय जी का था, हम्म, वृक्षारोपण से लेकर के हम्म, रक्तदान तक, हमने पता नहीं कितनी बार रक्त दिया, जी, मुझे याद नहीं कितनी बार हमने रक्त दिया। हर साल रक्तदान शिविर लगते थे जो कांग्रेस और कांग्रेस करवाती थी। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन था कि हम रचनात्मक कार्यकर्ता है करके। तो उस आइडेंटिफिकेशन को फिर से रिगेन करना है, फिर से जो आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जी, उसको फिर से मजबूत करना है। हमारी लीडरशिप वाला प्लेटफॉर्म तो मजबूत है, प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, एक अट्रैक्शन है, मास अट्रैक्शन है। लेकिन उस अट्रैक्शन को जब तक हम कंस्ट्रक्टिव कार्यकर्ताओं का बैकअप नहीं देंगे, जब तक हम आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं देंगे, एक वर्ग ऐसा तैयार नहीं करेंगे जो समसामयिक चुनौतियों के अनुरूप जो है अपना जवाब गढ़ने का काम कर सके। अब भाजपा ने आज ट्रॉलर्स की इतनी बड़ी भारी ब्रिगेड खड़ी कर दी है, मैं समझता हूँ जितनी उनकी मेंबरशिप है, आधे मेंबर्स उनके ट्रॉलर हैं जो अपोजिशन को ट्रॉल करते हैं। राहुल जी सबसे बड़ी विक्टिम है, मैं भी विक्टिम हूँ उसका, और भी बहुत सारे विक्टिम है। इफ यू आर एक्टिव मींस आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो भाजपा आपको वॉच कर रही है और कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ट्रोल करके, और वो हम जर्नलिस्ट भी जितने हैं वो भी ट्रोल होते रहे हैं। तो आज के जमाने का वो एक तथ्य बन गया है ट्रोलिंग। तो उसका आपको भाई आप जब राजनीतिक दल हैं, आप उनकी चुनौती में खड़े हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा जिस शस्त्र को लेकर के आ रहा है, कम से कम आपको अपना शस्त्र तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो हमको अपने शस्त्र ठीक करने पड़ेंगे, तो हमको रचनात्मक कार्यकर्ता बनाने पड़ेंगे, हमको जो है ट्रेनिंग का इनपुट देना पड़ेगा, और हमको जो है नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नए सेक्शन क्रॉस सेक्शंस को जोड़ना पड़ेगा, जो हमने उदयपुर में संकल्प लिया है और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हिंट किया है। और प्लस लीडरशिप के लिए अकाउंटेबिलिटी, जो मध्यम वर्ग क्लास हम जो लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, जो प्रांतों में भेजे जाते हैं या प्रांतों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं या दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर बैठाए जाते हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। और मैं इधर एक और बड़ा वेलकम मूव देख रहा हूँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पर फोकस कर रहे हैं। जी, यही मेरा सवाल था सर कि अगर बेलगाम के कांग्रेस वर्किंग कमेटी को मीटिंग देखा जाए तो कौन से बड़े पॉजिटिव चेंजेस आपकी नजर में है? ये जो डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करने की बात है, यदि हमने डिस्ट्रिक्ट मजबूत कर दिया, डिस्ट्रिक्ट हमारी रीढ़ की हड्डी है, यदि ये मजबूत हो गई तो फिर शरीर का हर भाग सक्षम हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करना, और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से जो पंजे हैं नीचे, जैसे ब्लॉक है, नगर है, और हमारे मंडल हैं, जो दूसरे हमारे वो है, वो जुड़ेंगे। और इधर डिस्ट्रिक्ट मजबूत रहेगा तो उसके ऊपर जो अपेक्षाएं हैं स्टेट लीडरशिप की और सेंट्रल लीडरशिप की, उन अपेक्षाओं के बोझ को उठाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को महत्व दिया जाना चाहिए। और एक समय था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता था। मुझे फक्र है इस बात का कि मैं 3 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा कांग्रेस का, और जो व्यक्ति उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैं तो फला फला पद पर हूँ, या स्थिति में उस समय मैं युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। बोले भाई तुम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनो, तुम बहुत सीख जाओगे, तुम्हारे काम आएगी पूंजी के रूप में।
और सच मानिए, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में सीखा मैंने, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो वो सीख मेरे काम आई। और मैंने उस दिन उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा थैंक यू, आपने जो मुझको, नहीं तो मुझको ये लगा कि ये मुझको थोप रहे हैं जी। डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष पद। तो उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए, तो सीखते थे। तो ये जो फोकस दिया जा रहा है हमारी डिस्ट्रिक्ट्स लीडरशिप पे। द्वारा, राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा, वो बहुत वेलकम। तो यही इसी सवाल से ये निकलता है कि हमने इतिहास में देखा है कि जब जब नेशनल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच में एक अच्छा समन्वय बनता है कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी की को फायदा होता है, उनकी जीत काफी जगहों में हासिल करते हैं। लेकिन जब जब ये समन्वय टूटता है, कहाँ जहाँ लीडरशिप, चाहे राहुल जी हो या खड़गे जी, एक तरीके की पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश या राजस्थान में वहाँ की जो स्टेट लीडरशिप थी तो वो एक अलग तरीके का पॉलिटिकल लाइन लेकर चल रहे थे। हाल फिलहाल में हमने देखा कि हरियाणा में एक तरीके से पूरा जो स्टेट लीडरशिप जो है वो एक तरीके से डिसजॉइंटेड नजर आया और एक अलग दिशा में जाता हुआ दिखा, जहां पे सेंट्रल लीडरशिप भी एक तरीके से चुप्पी साधी हुई थी। महाराष्ट्र में भी इस तरीके से हमने देखा कि सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप में एक तरीके का समन्वय नहीं बन पाया, जिसको बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ये कहते हैं कि ये एक बड़ा कारण है कांग्रेस की हार का, खास करके तब जब 2024 में इन दोनों ही स्टेट्स में और अलग अलग स्टेट्स में अच्छी तरीके से वो उभर कर आए। तो इसमें आप स्टेट लीडरशिप में भी रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप में तो है ही, तो क्योंकि दोनों ही स्टेट लीडरशिप भी आपने देखी है, सेंट्रल लीडरशिप भी देखी है, इस 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 तरीके के ऑब्जर्वेशन में आप आजकल के कांग्रेस में कैसे देखते देखिए, आपका सवाल बड़ा लोडेड है। हैं? जी। मैं इसके 60% हिस्से का तो जवाब नहीं दूंगा। जी। मैं समय के ऊपर छोड़ूंगा कि किस तरीके से उसका जवाब कांग्रेस से उभर करके आता है। मगर शेष जो 40% हिस्सा है, हमको कुछ राज्यों में पार्टी की हार को, मैं महाराष्ट्र की हार को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। ऐसा लगता है कि उसमें रेफरी ही जब विकेट गुल्ली सब लेकर के चल देगा, वही कुछ ऐसा तय कर लेगा। तो जिस तरीके से वहां बोर्ड जुड़े हैं, जिस प्रकार से सब कुछ हुआ है, तो वहां की हार का तो गहराई से लोकतांत्रिक विश्लेषण होना आवश्यक है। मैं उसको अकेले कांग्रेस या हमारे गठबंधन की हार नहीं मानता। अभी 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 तक मेरा मानना है कि शरद जी को, उद्धव जी को और हमारी वहां के स्टेट लीडरशिप को गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए। और बाकी कुछ जो हमारी कमियां रही होंगी, उन कमियों को भी हमको करेक्ट करना चाहिए। मगर 3 राज्यों को, छत्तीसगढ़, सब कहते थे कांग्रेस जीत रही जीत रही जीत रही जीत रही, जीते जीते क्यों हार गए। उत्तराखंड, उससे पहले उत्तराखंड जी। 2022 में सब कहते थे जीत रहे जीत रहे जीत रहे जीत रहे जीत रहे, बल्कि कई सर्वेक्षणों में, वो अपने आप करते हैं सर्वेक्षण, किसी ने करवाया नहीं था, लेकिन हाँ, हमारी जो वो पसंद दिखाई गई थी, मेरी विशेष तौर पर, वो जो उनके मुख्यमंत्री थे उनसे 7-8 पॉइंट आगे थी। जी। तो मैं तो कांग्रेस का हिस्सा था, लेकिन जीते जी, जब दुनिया कह रही थी जीत रहे हैं, तो हम क्यों हार गए। तो उसका भी विश्लेषण होना चाहिए, कहाँ हमारी कमी रही। तो यदि मेरी कमी रही, किसी और की कमी रही, जब तक उन कमियों का हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो करेक्टिव स्टेप कैसे उठेंगे। उसी तरीके की स्थिति हरियाणा में, हरियाणा में तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत अच्छा तान तानसेन का बहुत अच्छा राग वो हो रहा हो, जब लग रहा हो कि आप तो इसके बाद जो है बारिश हो जाएगी, तो अचानक जो है तानपुरा टूट जाए। तो ऐसा लगा कि अचानक क्या हो गया, वो समझ में नहीं आया।
तो उनका इनका विश्लेषण करना चाहिए। राहुल जी अथक इनकी मेहनत, रिपोर्ट मांगी गई थी, उस रिपोर्ट में क्या मूल्यांकन हुआ? मैं नहीं जानता, हम्म, क्योंकि जिन जिनके पास वो रिपोर्ट है हम्म, और जो उस रिपोर्ट पर सक्षम है निर्णय लेने के लिए, ये उनको देखना है। लेकिन एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर हम लोकसभा के चुनाव के बाद टॉप पे थे। जी, बल्कि यदि नरेटिव पहले ही राउंड से चल गया होता, पहले और दूसरे राउंड तक ग्रास रूट तक वो बात नहीं पहुंची थी कि भाजपा को हराया जा सकता है करके, लोग नहीं तो आज भाजपा की सरकार नहीं होती। यदि जो थर्ड राउंड तक जो लोगों की धारणा बनी, लोगों में परिवर्तन की भाव आया, यदि वो पहले राउंड में दूसरे राउंड में भी आ गया होता तो भाजपा की सरकार नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद, हार के बावजूद भी हम अपोजिशन के रूप में उभर करके आए। और राहुल गांधी जी ने जो पहली मीटिंग, पहला भाषण दिया एज लीडर अपोजिशन, मुझको सौभाग्य मिला था 1990 में भी, जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, तो कश्मीर में जब हालात बिगड़े तो उस पर एज लीडर अपोजिशन जो राजीव जी का भाषण था, और उस भाषण के बाद जो भाव भंगिमा, जो चेहरा, जो बेचैनी उस समय बीपी सिंह जी के चेहरे पे थी, ठीक वही बेचैनी जब राहुल जी बोल रहे थे तो मोदी जी और सत्तारूढ़ दल के चेहरे पे भी थी। और आपने देखा होगा, कभी एक उठ रहा था, दूसरा उठा, पूरी पूरी सरकार उठक बैठक लगाने में लगी हुई थी। तो एक तो हमारे लिए एक स्वीट ड्रीम की तरीके से इमर्ज कर गया था हमारा लीडर, जो है लीडर अपोजिशन के रूप में। ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व दबा हुआ लग रहा था, लीडर अपोजिशन के रूप में हमारे लीडर का व्यक्तित्व जो है बड़ा लग रहा था। तो वहां से हम क्यों हरियाणा में हार गए, क्यों उसका हम फायदा, जो बदलाव की हवा चली थी उसका फायदा नहीं उठा पाए, ये एक गंभीर प्रश्न है। और मैं समझता हूं एज पार्टी हमको इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। चाहे वो मेरे, उत्तराखंड का विश्लेषण जब करेंगे तो मेरे खिलाफ जाएगी बहुत सारी बातें, लेकिन जाए, कम से कम दूसरा हरीश राव दूसरे राज्य का अपने को सुधारेगा ना। जी, राहुल गांधी जी कमा, अब रोज तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाल सकते, रोज तो न्याय यात्रा नहीं निकाली जा सकती, रोज तो इतना परिश्रम नहीं हो सकता। 81 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है भीमसेन की तरीके से रोज गदा लिए मोदी सरकार पर प्रहार नहीं कर सकते। चीजों की सीमा वो होती है। तो हम क्यों आगे ऐसी स्थिति ना आए, और हम वास्तविक अर्थों में जो हमसे अपोजिशन के रूप में अपेक्षा है, हम उस अपेक्षा को पूरा करते हुए टू अपोज द गवर्नमेंट, टू डिपोज द गवर्नमेंट, टू प्रपोज द गवर्नमेंट, यही तो अपोजिशन का काम है लोकतंत्र के अंदर। तो इस समय हम सशक्त तरीके से अपोज करें, जहां मौका लगे दांव लगा करके अपनी सरकार लाए राज्यों में, और फिर केंद्र में दांव लगाए अपनी सरकार बनाए। इस दिशा में हमको काम करना चाहिए, ये धर्म है हमारा। और उस धर्म की पूर्ति के लिए, जैसे कृष्ण ने कहा कि ये धर्म युद्ध है, इस युद्ध के अंदर कोई जो है तटस्थ नहीं रह सकता है। तो जो हमारे कांग्रेस के हम लोग हैं, हमको तटस्थ नहीं रहना है, हमको इस धर्म युद्ध के अंदर अपनी अपनी भूमिका अदा करनी है, और उसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। आने वाले दिनों में जय बापू, जय अंबेडकर, जय संविधान का जो नारा निकला है अब कांग्रेस से, वो अभी भी एक तरीके से पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। और जबकि वो एक तरीके से एक कांग्रेस किस दिशा में जाने वाली है उसका एक समरी है कि मैं तो विकास इसमें सर्वे, और इनकी बातें उठाई गई ओबीसी और दलित और आदिवासी वर्गों में ये देश की आवश्यकता है। जी, सामाजिक न्याय के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत की एकता, अखंडता, भारत का स्वरूप सामाजिक न्याय पर निर्भर करता है। सामाजिक न्याय बड़ा विस्तृत है, ये कोई एक जातिगत मामला नहीं है, ये एक सामाजिक
कंसेप्ट में देखा जा सकता है, धर्म दूसरे तीसरे जो है, ताकि हम सबके साथ एक संतुलित न्याय कर सके। वही सामाजिक न्याय की कल्पना जो दिया आरक्षण, उसका मूल तत्व है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। लोकतंत्र हमको नेहरू नेहरू से बड़ा डेमोक्रेट दुनिया के अंदर कौन हो सकता है। उन्होंने हमारे देश के लोकतांत्रिक ये जो बहुदलीय प्रणाली है, इस प्रणाली की आत्मा नेहरूवाद है जी, नेहरूवादी सोच है, हम उससे विगत नहीं हो सकते। और गांधी के बिना तो भारत के स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसलिए जो नारा हमारे लोगों ने छांटा है, जो बात कही है, वो नारा नहीं है, वो दिल की भावना है। अब उसको हम कैसे लोगों तक लेकर के जाते हैं, ये हमारे हुनर पर निर्भर करता है। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में काम हो रहा है, इस दिशा में काम हो रहा है। अपने आप को एक तरीके से सांगठनिक तरीके से मजबूत करना, जब कांग्रेस का एक मुख्य मुद्दा है, उसमें कांग्रेस अपने आप को इंडिया गठबंधन में कैसे देखती है और इंडिया गठबंधन का क्या फ्यूचर है? अभी जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई तो बहुत सारे लोगों ने, दिल्ली प्रदेश कमेटी के लोगों ने एक फोटो जहां डाला जहां वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की हार को, चाहे उसमें बीजेपी ही क्यों ना जीत गई हो जो उनका मुख्य नहीं, ऐसा ऑपोजिशन है। ऐसा तो कहीं नहीं, जी, ऐसा कहीं नहीं। भाजपा की हार को हम चुनौती मानते हैं, लेकिन हमारे सामने दिल्ली में ऑप्शन क्या था? हम पॉलिटिकल पार्टी है, दिल्ली में भी रजिस्टर्ड है हम वी सीज टू बी अपोजिशन इन दिल्ली, तो था नहीं। और आप हमारे साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं। उन्होंने पहले दिन से कह दिया कि कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं, और लगातार उनके नेता उसी को दोहरा रहे थे। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या था? हमने कुछ देर कर दी। जिस दिन उन्होंने कहा था उसी दिन से हमको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। हमारे 8-10% वोट आते यदि हम उसी दिन से तैयारी शुरू कर देते। और हमारे रिवाइवल का जबरदस्त संकेत निकला था। आज भी 2.5% के करीब वोट बढ़ा है कांग्रेस का। ये जब बहुत देर में हमने निर्णय किया तब भी 2.5% वोट बढ़ा है। तो ये हमारे सामने, चाहे हमारे दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि भाई आपने ऑप्शन ही नहीं रखा कांग्रेस के सामने। आप काहे के लिए तुम कांग्रेस को दोष दे रहे हो? काहे के लिए दोष दे रहे हो? जब तुम प्रतिद्वंदी हो तो फिर प्रतिद्वंदी की तो, तरीके से तो हम ये कहेंगे नहीं बाबा, अरविंद केजरीवाल तो बढ़िया आदमी है और मोदी जी, हम तो मोदी जी के विरोध के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोग कहेंगे यार ये तो आधा ही चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है, ये तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे जी, है? बिल्कुल सही। तो जब मैदान में दोनों हमारे सामने हैं तो हमको वो करना नंबर वन। तो अब हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं, आपने हाँ, बड़ी गंभीर बात कही, मेरी जो समझ कहती है, हमारे अलायंस पार्टनर्स को एक बात समझनी चाहिए कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में इस समय भाजपा जिस सोच पर काम कर रही है, उनका एकात्मक राष्ट्रवाद जो है, जिस सोच पर वो काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे एक भारत एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं, लोकतंत्र को साफ कर रहे हैं। संविधान धीरे धीरे, जब आप तो जब पूरा वही बदल रहे हैं, नीचे से ही सब बदल रहे हैं, तो उसमें संविधान इत्यादि कहाँ रह जाएंगे? ये तो टाइम बीइंग है कि वो अंबेडकर को छूना नहीं चाहते या कुछ कहना नहीं चाहते हैं ऑफिशियली, लेकिन धीरे धीरे नीचे की सारी धरती को खिसका रहे हैं। तो इस लड़ाई में सारे जितने हमारे जो अपोजिशन के पार्टनर्स साथी हैं, जो अलायंस के साथी हैं, कांग्रेस के बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। कांग्रेस इस लड़ाई का अग्रिम हुआ है, स्वरूप है, स्केलेटन है। उसके चारों तरफ कोई हाथ के रूप में काम करेगा, कोई जो है गर्दन के रूप में काम करेगा, कोई गदा के रूप में काम करेगा, अलग अलग सबकी भूमिकाएं हैं। तो जो ब्रह्म स्वरूप है कांग्रेस का, उसके साथ जो है ये और स्वरूपों को जोड़ना पड़ेगा, तब आप भाजपा से लड़ पाएंगे। हाँ, अब
आप हमारे अलायंस पार्टनर्स को राज्यों के अंदर प्रतिद्वंदिता को अलग रखना पड़ेगा। राज्यों में जहां हम प्रतिद्वंदी हैं, मान लिया हम सीपीएम के प्रतिद्वंदी हैं केरल के अंदर, तो केरल को केरल तक रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की लड़ाई को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, और हमको भी ये समझना पड़ेगा, हमको भी इतना उदार होना पड़ेगा कि भाई कोई बात नहीं, यदि ये वहां हमारी चिकोटी काट रहे हैं तो हमको जो है दिल्ली में उस चिकोटी का असर हम पर नहीं पड़ना चाहिए, उसको त्रिवेंद्रम तक सीमित रखना चाहिए, या बंगाल में कर रहे हैं तो बंगाली तक सीमित रखना चाहिए। ये राज्यों के हिसाब से, राज्यों की स्थिति के हिसाब से राज्यों की चुनौती को देखना चाहिए अलायंस को, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है हमको एक तरीके से देखना चाहिए। और इस समय देखिए सारी मतभेदों के बावजूद भी आपने देखा होगा ये जो संसद का सत्र हुआ है उसमें करीब करीब एकजुटता रही है। जी, सवालों संसद में एकजुटता ज्यादा रहती है और हैं? चुनावों में कम रहती है। हैं? ये ऐसा तो लगातार हम 2021 से देख रहे हैं कि संसदीय जो यूनिटी है विपक्षी पार्टीज में हमेशा से बहुत ही मजबूत रही है, बाहर निकलकर गड़बड़ हो इसको जाते लेकर के हैं। चलना चाहिए, जी। इसको लेकर चलना चाहिए। हमको एक बात माननी चाहिए, हम फ्रेंडशिप पैक्ट में हैं। हाँ, हम कोई हिंदू मैरिज में नहीं है, जी। हमारी फ्रेंडशिप पैक्ट है। जी, इसी बात में, क्योंकि आपने मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि विपक्षी पार्टियों को भाजपा से एक विचारधारा की लड़ाई लड़नी होगी, और उस विचारधारा को अगर देखें हम, चाहे वो हिंदुत्व कहे या हिंदू राष्ट्र की एक परिकल्पना कहे, उसमें आपका अपना राज्य जो है उत्तराखंड, वो एक तरीके से लेबोरेटरी के रूप में उभर रहा है, जो पुराने जो आरएसएस और हिंदू महासभा के जो आइडियोलॉजिकल चार्टर था उनका, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो बाहरियों को जमीन नहीं देना है, या मुसलमानों का या माइनॉरिटी पॉपुलेशन का एक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से उनका एक अदरिंग जो कहते हैं या एलियनेशन है। अभी हमने वहां पे कि देखा किस तरीके से मुसलमानों के दुकानों को बंद किया गया, जबरन उनको भगाया गया। उत्तराखंड सबसे पहला ऐसा राज्य हो गया जहां पे उत्तरा यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू हो चुका है वहां पर, और लिव इन जो पार्टनरशिप है उसको भी स्टेट जो है, गवर्नमेंट है, वो स्वीकार्यता अगर नहीं देती है तो दो जो एडल्ट है वो साथ में नहीं रह सकते। साथ में हमने देखा भूमि कानून भी उस तरीके से वो बना रहे हैं जहां पर जिसको भी उत्तराखंड की सरकार कहती है कि वो यहाँ का मूल निवासी नहीं है तो वो वहां पे जमीन की खरीद या बिक्री नहीं कर सकता। तो इन सब चीजों को आप उत्तराखंड को किस तरीके से अभी समझ रहे हैं, खास करके क्योंकि आप वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से आपने शुरू किया, और क्या चेंजेस आपको लग रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे देखिए अभी तक? पहली बात तो मैं जो अधूरी रह गई है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आइडियोलॉजिकल फाइट के लिए कांग्रेस जो है ढांचा है, स्केलेटन है, और दूसरे उसके अलग अलग अंग है, कोई लिम्ब है, कोई फिंगर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जब तक इस रूप में हमारा अलायंस पार्टनर चीजों को नहीं देखेंगे तो कठिनाई होगी, उनको कठिनाई होगी, उनको कठिनाई होगी, और हमको राज्यों के मतभेदों को राज्यों तक सीमित रखना पड़ेगा। और नेशनल प्रोस्पेक्टिव में हमारी जो सैद्धांतिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, एक देखिए भाजपा ने कभी भारत जो आज है उस कंसेप्ट को स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने आजादी से पहले भी स्वीकार नहीं किया, आजादी के बाद भी स्वीकार नहीं किया। ये तो जो है समय के साथ उन्होंने ये सीखा कि हम विपरीत दिशा में तैरते हुए इसको पार नहीं कर पाएंगे, अपने रास्ते में नहीं ला पाएंगे, इसके साथ तैरते तैरते इसको अपने साथ जोड़ो। तो ये इसलिए आप देखेंगे आरएसएस ने कितने साल बाद अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा फहराया। 2001 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तभी कर पाए, वो उससे पहले नहीं किया था। तो इसलिए ये एक प्रतीक बता रहा हूँ, उन्होंने कभी इसको एक्सेप्ट इंडिया एज टुडे इस कंसेप्ट को जो है उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो इसको पूरा बदलना चाहते हैं। और जो इस बदलाव के खिलाफ में खड़े हैं उनको कांग्रेस
के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं तो आप भाजपा की मदद करेंगे। जिस तरीके से मुसलमान भाइयों ने कांग्रेस से नाराज होकर के जगह जगह ये आउटलेट छोटे छोटे बनाए, आज क्या दिक्कत है? आज दिक्कत आ गई ना, आपने कांग्रेस को कमजोर किया, एससी के भाइयों ने कांग्रेस को कमजोर किया। आज आज उनकी लड़ाई कमजोर हो रही है, गरीब की लड़ाई कमजोर हो रही है। तो जो जो बेसिक लड़ाइयां थी, जिन लोगों के लिए हम लड़े, जिसके लिए कांग्रेस खड़ी थी, उन लोगों ने जब अपने लोकल हिसाब देखने शुरू किए तो उन तो दिक्कतें खड़ी हुई। तो उनको नेशनल प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा, और जो भी पार्टी है, और हमको भी ये समझना पड़ेगा ये हमारे सहयोगी है, महत्वपूर्ण इक्वल पार्टनर। हम बड़े भाई के तौर पर नहीं कह सकते कि साहब हमारे 99 है, ये एक वाला है। हम एक वाले को भी वही महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि हम 99 से 300 की तरफ तब बढ़ सकते हैं जब वो एक वाला भी हमारे साथ जुड़ेगा इस लड़ाई में। तो हमको इस भाव से देखना पड़ेगा। ये मेरी दृष्टि कहती है, पार्टी की दृष्टि क्या कह रही है मैंने ऑफिशियली कुछ इसमें देखा नहीं है, समझा नहीं है। दूसरा जो आपने उत्तराखंड का कहा, जब उत्तराखंड बना, यदि आप उसके बनते वक्त और भाजपा का इतिहास देखिए, वो पहले कहते थे ये उत्तराखंड की मांग देशद्रोही। आरएसएस की एक स्टडी ने उनको ये बताया कि नहीं, ये एक ऐसा एरिया हो सकता है जो जहां से तुम्हारे लिए, तुमको आइडियोलॉजी, तुम्हारी थिंकिंग को ताकत मिल सकती है। क्योंकि उत्तराखंड में 90% के करीब हिंदू पॉपुलेशन है, और उसमें भी 90% में 80% अपर कास्ट है। वहां तो एससी भी ऐसा है जो अपर कास्ट टेंडेंसी रखता है, टमटाज है, दूसरे है, वो कहते हैं हम अपर कास्ट लीनिंग रखते हैं, जो है। उसी तरीके से बैकवर्ड कास्ट में जो है बर्माज है, साज है, गोस्वामीज है, जो जिन ये है, ये सब लोग जो है अपर कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, लेकिन अपर कास्ट टेंडेंसी रखते हैं वहाँ। और दूसरे जो हमारे सैनी भाई हैं, दूसरे भाई हैं, वो मांस इत्यादि नहीं खाते, मतलब वो हैं, कश्यप हैं, दूसरी जातियां हैं, वो बेसिकली जो है उनके रिलीजियस माइंडेड लोग हैं। और वहाँ 4 धाम भी है, गंगा भी है, यमुना भी है, सब है, हर धार में मंदिर है, हर उसमें मंदिर है। तो भाजपा के लिए वो एक आदर्श, वो ये समझते थे कि ये जगह है। जब राज्य बना, तो राज्य बनते वक्त हमने जब हरिद्वार को जोड़ने का सुझाव दिया, सुझाव तो हमने दिया, लेकिन जिस खुशी के साथ लालकृष्ण आडवाणी जी ने उसको स्वीकार किया, मुझको, मैं चौंक गया। मैंने कहा देयर इज समथिंग इन हिज माइंड, क्योंकि उनको लगा कि जिस रिलीजियस भाव से उत्तराखंड राज्य की बात उन्होंने की है, बनाने की बात की है, वो पूरी हो रही है इससे, हरिद्वार मिलने से। हम इकोनॉमिक हिसाब से और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हमने कहा छोटे राज्य है, लेकिन हरिद्वार मिल जाएगा तो ताकत, क्योंकि हरिद्वार गंगा का वो है, और उसके बिना सारी चीजें अधूरी रह जाती। तो हम अपने दृष्टिकोण से कर रहे थे, लेकिन उनका अपना दृष्टिकोण था। जब हमारा डेलीगेशन उनसे मिला, तो जिस तरीके से उन्होंने लपका, तो उससे मैं चौंका। और जब पहली चुनावी हार हुई भाजपा की राज्य बनने के बाद, तो आडवाणी जी ने कहा कि मुझको छत्तीसगढ़ या हम झारखंड हार जाते कोई मलाल नहीं, मगर उत्तराखंड हारने का मुझे बहुत मलाल है। एक बार नहीं कहा, कई बार कहा, कई बार कहा। और उनके शिष्य के रूप में मोदी जी ने राज्यों की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का जो मोदी जी साहब फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को सबसे पहले इंप्लीमेंट 2016 में उत्तराखंड से किया। और इसलिए आज जो है उसको अपने लैब के रूप में कई चीजों को वहां टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें एक यूसीसी भी है। ये अलग बात है, हमने
हमने उसको जो है उत्तराखंड के कल्चर पर हमला बोला। बता दिया है, हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे भी हमला है, हमने कहा हमारे परिवार रूपी संस्था पर हमला है। तो आज भाजपा थोड़ी डिफेंसिव हो रही है अगर यूसीसी थोड़ा समझाए यूसीसी सर, के मामले में। यूसीसी मगर कैसे उत्तराखंड की सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगी? नेगेटिव आप जो कह रहे हैं कि कर सकती है, क्या 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 होगा? देखिए देखिए हम संस्कार आधारित राज्य हैं। परिवार, हमारे संयुक्त परिवार का कंसेप्ट आज भी बड़ा मजबूत है और परिवार बांधने वाला तंत्र है, और यूसीसी जो है परिवार को तोड़ रहा है, जो है ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाला मामला है, ये तोड़ रहा है। और दूसरी बात, हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर इसलिए चोट हो रही है, तो आप जैसे ये कहते थे ना, लब जिहाद लब जिहाद लब जिहाद, आप तुम एक कोई भी आएगा, उसने किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, आजकल तो फ्रेंडशिप मोबाइल पे हो जा रही है, और वो फ्रेंडशिप वाला आया, उन्होंने अप्लाई किया, और अप्लाई करके वहाँ का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन से उसको कानूनी अधिकार मिल जाएगा, और कल वो हमारे नौजवानों की नौकरियों पर भी वो करेगा, वो कहेगा मैं तो यहाँ का हो गया हूँ, तो मैं तो नौकरी दो हमको। तुमने जो हिमालयी राज्य है, बहुत सारी संस्कृतियां वहाँ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है जैव विविधता का और सांस्कृतिक विविधता का क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर आप इस कोई एक ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं कि इजी गोइंग तरीके से कोई भी आए टहलते हुए वहां का नागरिक हो जाए और कहीं भी पहुंच जाए। तो ये यूसीसी उसके लिए रास्ता बना रही है, हम लड़ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एनीवे उन्होंने उन्होंने इसको उसके लिए भी इस्तेमाल किया, उन्होंने धार्मिक सोचों को हाईलाइट करने के लिए भी उसको इस्तेमाल किया, गंगा का उनका। आप देख रहे हैं मोदी जी जो है तप करने के लिए उत्तराखंडी भी जा रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में एक ही जगह तप करने गए, और जगह जो है विवेकानंद की स्टैच्यू में, बाकी तो उत्तराखंडी में तप किया उन्होंने। अब तीसरी बार जा रहे हैं तप कर, चौथी बार तप करने के लिए। तो वो मैसेजिंग जो कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड से हिंदू को दुनिया भर में एक मैसेज जाता है, एक मैसेज जाता है। तो इसलिए उत्तराखंड में भाजपा के लिए चुनौती कठिन है, और कांग्रेस को भी इस चुनौती को समझना चाहिए। और मैं एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आरएसएस का पहला वैचारिक स्कूल अल्मोड़ा में खोला गया, अल्मोड़ा में खोला गया, पाटिया एक जगह है उसके पास में खोला गया पहला वैचारिक स्कूल, और लॉन्ग बैक 1950s में जो है में खोला गया। ये एक मौलीचंद शर्मा थे, इनके विचारकों में से एक थे, और आरएसएस के वो वहीं के रहने वाले थे। ओके, मतलब आरएसएस का या भाजपा का वैचारिक शक्ति लेने के लिए, और जो आध्यात्मिक और धार्मिक शक्ति उसका घालमेल करते हैं, उसके लिए उत्तराखंड उनके पास, उत्तराखंड का उपयोग करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस मजबूती से इस विपक्ष के रूप में उभर का कैसा रोल है वहां पे उत्तराखंड में, खास करके अगर हिंदुत्व का लैबोरेटरी उत्तराखंड बन रहा है जैसा आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस उसको अपने जो सिद्धांतों में अड़कर किस तरीके से मैं अपने उसका साथियों से एक बात कह रहा हूं कि नए लोगों को, नए लोगों को शामिल करो, नए सेक्शंस को अभियान चलाओ। बल्कि मैं कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि मैं ही पगला रहा हूं। मैं हर साल किसी चौराहे पे बैठ करके मेंबर साजी करता हूं, चाहे 25 ही बनाता हूं, लेकिन आवाज लगा लगा करके आइए कांग्रेस का मेंबर बनिए करके मेंबर साजी करता हूं। मैं आधुनिक नहीं बना हूं, ऑनलाइन वाला, मैं अभी वो ट्रेडिशनल हूं। तो हम यदि कांग्रेस के ट्रेडिशनलिज्म के साथ वो रखेंगे, तो स्वभावगत तरीके से जो उत्तराखंड है वो जो है कांग्रेसी, कांग्रेस जिस तरीके से उदारवादी है, तो सनातन धर्म भी तो उदारवादी है। ये तो जबरदस्ती सनातन को जो है ऑर्थोडॉक्स बना रहे हैं। यदि सनातन ऑर्थोडॉक्स होता, कट्टरपंथी होता,
तो सनातन रहता ही नहीं। आप दुनिया के इतिहास में देख लीजिए, जिस जिस धर्म ने कट्टरपंथ अपनाया, जूज हो या दूसरे हो, पारसीज हो, वो धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो गए। और इसलिए इवन बौद्ध धर्म का कितना तेजी से प्रसार हुआ जब तक उदारता थी। जब वो कट्टरपंथी हुए, जब वो मठों में और उनमें आने लग गए, तो वो बौद्ध धर्म स्क्वीज हो गया। तो इसलिए हिंदू धर्म इसलिए इतना लंबा चल गया क्योंकि उदार है, इसीलिए उसका नाम सनातन रखा गया। तो ये सनातन को जो कट्टरता देने का प्रयास हो रहा है, हम इस प्रयास का सनातन के साथ चलते हुए विरोध करें। हम गंगा के साथ चलते हुए जो गंगा के सोच का दुरुपयोग करते हैं, हम उनका विरोध करेंगे। गंगा के पानी का यहाँ पर एक आदमी आचमन करता है, नीचे एक आदमी वजू करता है, एक आदमी उससे उसको कुछ और करता है, तो गंगा किसी तो मना तो करती नहीं। तो हम सनातन के साथ चलते हुए ही जो है इनका विरोध कर सकते हैं, और उस विरोध को हम कांग्रेस वहां इंटेंसिफाई कर रही है। हम और उसके लिए एक आवश्यकता है हमको कि हम जरा सा नए सेक्शंस को सम्मिलित करें, नए लोगों को सम्मिलित करें। हमारे पास आधार मजबूत है, मगर हमको लड़ने के लिए कुछ और लोग भी चाहिए, क्योंकि लड़ाई अब शक्ति भाजपा तो कहीं भी बहुत ही मजबूत है। नहीं, वो तो किसी भी अस्त्र का उपयोग कर लेते ना। तो उनका सामना करने के लिए तो हमको कम से कम अपने बाहुबल को तो ठीक करना पड़ेगा। तो मेरा आखिरी सवाल सर ये रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप जो इस तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष और एक विचारधारा की लड़ाई भाजपा से लड़ रही है, वैसे उसका समन्वय स्टेट लीडरशिप के साथ बन पाएगा, खास करके उन स्टेट लीडरशिप में जहाँ पे बहुत सारे फैक्शंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो क्या ये विचारधारा की लड़ाई जो है वो स्टेट की जो लीडरशिप है वो अपना पाएगी? ये सारी गलती जो है अंग्रेजी से है, क्योंकि हम कांग्रेस धर्म सापेक्ष है। हमने अब उसका नाम हमने सेकुलर रख दिया, सेकुलर से जो निरपेक्ष बन गया। अत्यथा नहीं तो एक बात बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए पंडित जी क्यों लगाया जाता था? पंडित हमारे वहां धर्म का प्रतीक है, धर्माचरण का प्रतीक है। गोविंद वल्लभ पंत के आगे पंडित क्यों लगाते थे? नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, मतलब हमारा जो हमारा जो धर्म मतलब मैं वही कह रहा हूँ, हम धर्म सापेक्ष रहते हुए ही भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़ाई धर्म की नहीं है। धर्म तो भाजपा आड़ बना रही है अपने दूसरे मंतव्य को पूरा करने के लिए। वो अपनी सोच का भारत बनाना चाहते हैं, जो आरएसएस की सोच का एकात्मक भारत है, उस भारत को बनाना चाहते हैं। और हम गांधी की सोच का बहुलवादी लोकतांत्रिक भारत बनाना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय पर आधारित है। तो इन दो भारतों के बीच में लड़ाई है। तो इस लड़ाई के अंदर हम धर्म को उनके हवाले क्यों कर दें? जी बिल्कुल, हम धर्म को उनके हवाले क्यों कर दें? मगर ये जो मैंने पूछा कि सेंट्रल लीडरशिप और जो स्टेट लीडरशिप में जो ये इतनी ज्यादा जो इस पूरे एक स्वर पे जो बोलने की जो आवश्यकता आजकल हो गई है, वो हमको सीखना पड़ेगा। जी, कुछ हमको विरोधियों से भी सीखना चाहिए। वो झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, सब मिल करके बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं आंख बंद करके जैसे ये सच हो। जैसे हमारे उत्तराखंड में एक झूठ बोला उन्होंने, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कांग्रेस कह रही है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सबने नीचे से ऊपर तक सबने झूठ बोला, और लगातार झूठ बोला। आज भी वो झूठ को बोल रहे हैं, और कांग्रेस ये सच भी नहीं बोल सकती है कि तुमने झूठ बोला, मिल करके नहीं कह पा रही है। तो हमको ये सीखना पड़ेगा, ये आज की राजनीति की आवश्यकता है। यदि आज की राजनीति की आवश्यकता हम नहीं समझेंगे और उस चुनौती को नहीं लेंगे, तो लड़ेंगे कैसे भैया? लड़ेंगे कैसे? तो हमको ये समझना पड़ेगा, यदि खेल में रहना है जी, तो
थैया थैया कहना है, तो हमको खेल में रहना है। जी। तो ये कहना पड़ेगा इनको कि भाई ये है। तो इसलिए चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो, स्टेट लीडरशिप हो या कोई लीडरशिप हो, हमको तारतम्य बना करके एक साथ एकजुट होकर के ये सब लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और जो करेक्टिव स्टेप है, मैंने कहा बहुत सारे करेक्टिव स्टेप पार्टी लीडरशिप ले रही है, और लेट्स सी अगले 4-6 महीनों में क्या होता है। लेकिन हम बहुत परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हम राहुल जी की मेहनत को या प्रियंका जी की या इनकी मेहनत को लगातार बेकार होते अब नहीं देख सकते। बहुत हो गया, बहुत हो गया। और उसके लिए किसी की भी यदि थोड़ी देर के लिए हरीश रावत को धक्का मार के एक तरफ करना है तो एक तरफ करो ना, कोई बात नहीं। जी सर, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सिर्फ हमारे दर्शकों को ही बहुत कुछ सोचने का एक ये मटेरियल नहीं दिया, बल्कि बहुत सारे कांग्रेस के साथ जो जुड़े हैं लोग, उनके अंदर के लोग, उनके लिए भी काफी आपने सोचने का काफी ज्यादा कुछ एक छोड़ा है आपने बहुत सारे अपने जवाबों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर वायर के साथ जुड़ने के लिए। वायर के साथ जुड़ने के लिए दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।